हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आर्टिकल 36? तो इसका जो मेन पर्पस है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है, टू डिफाइन स्टेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 36 स्पष्ट करता है कि पार्ट 4 में स्टेट का अर्थ वही होगा जो आर्टिकल 12 में पार्ट 3 में जो दिया है। इससे तय होता है कि डीपीएसपी किन संस्थानों पर लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है, उन्हीं पर ये डीपीएसपी भी लागू होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 36 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द मीनिंग ऑफ स्टेट इज टेकन फ्रॉम विच आर्टिकल? तो किस आर्टिकल से लिया गया है? तो जिस आर्टिकल से लिया है वो आर्टिकल 12 है। तो आर्टिकल 36 सीधे आर्टिकल 12 को रिफर करता है। नेक्स्ट है स्टेट की विस्तृत व्याख्या डीपीएसपी के लिए भी लागू होगी। यह सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? तो ये किस केस में बोला गया है? तो ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में बोला गया है कि जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है स्टेट का वो डीपीएसपी पे भी लागू होगा। ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल जो केस 1967 का था, इस केस में स्टेट की व्याख्या को व्यापक किया गया जो डीपीएसपी पर भी लागू होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 व्हाट इज द नेचर ऑफ डीपीएसपी? तो ये किस प्रकार के इसका नेचर होगा? तो ये नॉन इन्फोर्सेबल बट फंडामेंटल है, लागू नहीं है पर मौलिक है। मतलब इसको कोर्ट में जाके आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, है ना, ये इस टाइप के है, लेकिन ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। नेक्स्ट है डीपीएसपी को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो ये जो है स्टेट की ड्यूटी है कि इसको लागू किया जाए। It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. तो जब स्टेट लॉ बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगी। नेक्स्ट है विच केस हेल्ड दैट डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल? है ना, तो ये किस केस में कहा गया है कि इन्फोर्सेबल नहीं है? तो ये जो बोला गया है चंपकम दोई राजन केस में बोला गया है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोई राजन जो केस 1951 का था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है और इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में संतुलन की बात किस केस में की गई है? ठीक है, मतलब बैलेंस इन दोनों में रहे, ये किस केस में कहा गया है? तो ये जो केस बोला गया है मिनर्वा मिल केस में बोला गया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है ये मिलकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हल करते हैं। डीपीएसपी को अधिक महत्व देने वाला कौन सा अमेंडमेंट विवादित रहा है? विच अमेंडमेंट ट्राई टू गिव प्राइमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स? तो ये है आर्टिकल अमेंडमेंट 42। 42 अमेंडमेंट 1976 ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखने की कोशिश की, जिसे मिनर्वा मिल्स केस में सीमित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 38। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आर्टिकल 38? तो 38 का मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल
थ्रू सोशल ऑर्डर, तो सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से जनता का कल्याण करना है। आर्टिकल 38 का उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी नीतियां लागू करने के लिए निर्देशित करना है। यह न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38 की क्लॉज 2 में किसे कम करने का निर्देश है? तो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 38 डायरेक्ट स्टेट टू रिड्यूस व्हाट, तो क्या रिड्यूस करना? इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटीज, जो आय और अवसर में असमानता है उसको दूर करना, उसको कम करने के लिए यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में बोला गया। क्लॉज 2 में विशेष रूप से इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वलिटीज कम करने की बात की गई है। आर्टिकल 38 डीपीएसपी का पालन राज्य के लिए मोरल ऑब्लिगेशन बताने वाला लैंडमार्क केस कौन सा है? तो ये जो केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 38 मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में स्टेट के लिए बाइंडिंग है। चलिए अब आर्टिकल 39 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए में बोला गया है पुरुष और महिला दोनों को उचित आजीविका का अधिकार हो। बी क्लॉज में बोला गया है कम्युनिटी रिसोर्सेज का समान वितरण हो, जो है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। सी क्लॉज में बोला है वेल्थ और प्रोडक्शन का जो संकेंद्रण है उसको रोका जाए, तो प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। डी क्लॉज में बोला गया है पुरुष और महिला के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 ई में बोला गया वर्कर्स एंड चिल्ड्रन की जो हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। अब तो प्रोटेक्शन दी गई है यहाँ पे वर्कर्स एंड चिल्ड्रन के लिए। क्लॉज 39 क्लॉज एफ में जो बोला गया है चिल्ड्रन को हेल्दी ग्रोथ, फ्रीडम और डिग्निटी मिले, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो ये क्लॉज सारे आप याद रखिएगा कि 39 ए में क्या बोला, बी सी डी ई में क्या बोला गया। इसका नेचर क्या है कि डायरेक्टिव है, नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, ठीक है, मतलब इसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ स्टेट जब लॉ बनाएगी तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने लॉ को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी। चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। आर्टिकल 39 जो है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 39, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको सुनिश्चित करना है, इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 एफ का उद्देश्य क्या है? तो जो एफ में हमने देखा था वो था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात की गई है। क्लॉज एफ चिल्ड्रन को हेल्दी इन्वायरमेंट, डिग्निटी, फ्रीडम और एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा देने पर जोर करता है। विच लैंडमार्क केस इन्फोर्स आर्टिकल 39 ई एंड एफ, है ना, तो ये किससे रिलेटेड है केस? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 39 ई और एफ चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर रोकने के लिए इन्फोर्सेबल एक्शन ले सकती है। आर्टिकल 39 में जो चाइल्ड राइट्स को इंक्लूड किया गया है वो किस अमेंडमेंट से लाया गया था? तो ये जो अमेंडमेंट लाया गया था ये 86 अमेंडमेंट से लाया गया था। तो 86 अमेंडमेंट में क्या था जो 2002 में लाया गया था, आर्टिकल 21 ए के साथ चाइल्ड एजुकेशन के अधिकार को जोड़ते हुए आर्टिकल 39 एफ को मजबूत किया है। मतलब ये सब जो आर्टिकल 21 ए है, 39 एफ है, ये 86 अमेंडमेंट से लाया गया था जो चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 ए जो है उसका मेन पर्पस क्या है, ये पूछा गया था। इसका मेन पर्पस है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड देना, प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 39 ए का उद्देश्य है कि सबको न्याय तक समान पहुंच मिले,
खासकर गरीब और कमजोर नागरिकों को। आर्टिकल 39A किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो ये जो अमेंडमेंट था 42nd जो अमेंडमेंट था उससे जोड़ा गया है। आर्टिकल 41 किसे सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये जो देता है वो सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसएबलमेंट, है ना। तो ये इसके बारे में डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 का फोकस किस पर है? तो जो आर्टिकल 43 का जो फोकस है किस पर है? ये है वर्कर्स लिविंग कंडीशन एंड वेजेस पे। मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 43? तो वर्कर्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेजेस पर की बात ये करता है। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 48A? 48A है किस अमेंडमेंट से आया है? तो ये 42nd से आया है। फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 45? आर्टिकल 45 का जो ऑब्जेक्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल एज 6, है ना। तो 6 साल तक की जो बाल्यावस्था है वहाँ तक के जो केयर करने के लिए बोला गया है और एजुकेशन के लिए बोला गया है। हम जो पार्ट 4 थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। तो आर्टिकल 36 में क्या बोला है? स्टेट की डेफिनेशन दी गई कि सेम पार्ट जो थर्ड में है वो ही आएगा। आर्टिकल 37 में बोला गया है प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। तो कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा पर राज्य के लिए मार्गदर्शक है। आर्टिकल 38 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करने की बात की गई है। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, प्रमोटिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो ये तीनों चीजें इनको ध्यान में रखना है ना। आर्टिकल 39 में हम देख ही चुके हैं कि क्या क्या इसमें क्लॉजेस दे रखे हैं। इसमें जो अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा F वाला जो क्लॉज है वो 42nd से आया गया है। नेक्स्ट है 39A 42nd अमेंडमेंट से लाया गया है जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है ना, ग्राम पंचायतों का सेल्फ गवर्नमेंट दिया गया है। ये भी आर्टिकल 42nd से लाया गया है और इससे रिलेटेड जो केस है वो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, तो इसका राइट दिया गया है। नेक्स्ट है 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क्स एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है और इससे रिलेटेड जो केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो मजदूरों को उचित वेतन और जीवन स्तर की बात की गई है। आर्टिकल 43A में बोला गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, तो जो वर्कर्स है उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन हो इसके लिए बोला गया है। ये 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है। 43B में बोला गया है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, तो ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 44 में बोला गया है ना। ये मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहब बानो के केस में बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6, तो 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है। ये 86 अमेंडमेंट से लाया गया है। आर्टिकल 46 में कमजोर वर्गों का संरक्षण दिया है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 में बोला गया पोषण, जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बोला गया है, मतलब न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 48 में बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का विकास, कैटल प्रिवेंशन दिया गया है इसमें, है ना। यहाँ पे मतलब जो उनका वध नहीं करना है, जो घरेलू
मतलब केटल के बारे में। आर्टिकल 48 में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन लॉ बनाते वक्त इनका ध्यान रखना है इन प्रिंसिपल्स को। और इसमें जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया था 42nd अमेंडमेंट से जो आया था वो आया था आर्टिकल 39 क्लॉज ए, 39A, 43A, 43B और 48A। 86 अमेंडमेंट जो 2002 का था, 45 आर्टिकल 45 आया सब्स्टिट्यूशन, जो चाइल्ड से रिलेटेड है। 1997 अमेंडमेंट जो था 2011 में, जो आर्टिकल 43B में जो बोला गया है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है आर्टिकल ये लाया गया था। आर्टिकल 49 जो दिया गया था वो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 50 में बोला गया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में इसमें बोला गया है। और आर्टिकल 51 में बोला है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड फ्रेंडली रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मित्रवत संबंधों का संवर्धन, आर्टिकल 51 में बोला है। चलिए अब नेक्स्ट है आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं हम। तो ये पार्ट जो 4 है ना, 4A के तहत फंडामेंटल राइट्स आता है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। स्वर्ण कमेटी के रिकमेंडेशन से ये लाया गया है। और ये जो अमेंडमेंट है 42nd बाय सेक्शन 11 के थ्रू ये अमेंडमेंट लाया गया था। चलिए हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 51 क्लॉज ए में जो बोला गया है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान के बारे में बोला है। क्लॉज बी में बोला स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना और पालन करना है। क्लॉज सी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना है। क्लॉज डी देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा करना है। क्लॉज ई है सामंजस्य बनाए रखना, महिलाओं की अपमानजनक प्रथाओं को मतलब रोक करने की बात की गई है यहाँ पे, मतलब को त्यागना। और क्लॉज एफ समग्र संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। जी में बोला है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, वन, वन्य जीव की रक्षा करना। क्लॉज एच वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा विकसित करना, है ना, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी। क्लॉज आई में बोला गया सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एंड हिंसा का त्याग करना। जे में बोला गया सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की कोशिश करना। क्लॉज के में बोला गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। माता पिता जो अभिभावक के जो पेरेंट्स और गार्जियन है उनको ये बोला गया। ये 86 अमेंडमेंट है। बाकी सारे जो क्लॉज थे वो ओरिजिनल थे, जो 42nd अमेंडमेंट से पूरा जो लाया गया था वो उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।